हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का पार्ट 5। लास्ट पार्ट में हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ प्रेशर यूजिंग मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, आज हम देखेंगे फिनोमिनॉन ऑफ सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये सरफेस टेंशन की जो फिनोमिनॉन है, ये प्रॉपर्टी जो है वो कैसा है, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट पोजीशन। जो लिक्विड रेस्ट पोजीशन पे है उसकी ये एक बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। जैसे कैसे आपको मालूम होगा, आपने देखा होगा कि एखादा आप पॉन्ड या एखादी रिवर आप देखते हो और अगर वो रेस्ट पोजीशन यानी उसका जो वाटर है बिल्कुल शांत है, तो एखादा इंसेक्ट या सपोज स्पाइडर भी आप ले सकते हो, तो कोई भी इंसेक्ट इजीली वॉक कर सकता है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। आपने देखा होगा बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं कि जो इजीली वॉक करते हैं सरफेस ऑफ द वाटर पे, और वॉक करते समय एक छोटे छोटे वहाँ पे खड्डे या डिम्पल्स बोलेंगे, डिम्पल्स तैयार होते हैं। तो ये जो फिनोमेनॉन है ये सरफेस टेंशन की वजह से है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये जो स्पाइडर है या इंसेक्ट है वो इजीली वॉक कर रहा है कहाँ पे, सरफेस ऑफ द लिक्विड पे। ये सरफेस ऑफ द लिक्विड है और वहाँ पे अगर ये इंसेक्ट इजीली वॉक कर रहा है विदाउट सिंक, देन ये जो है ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। या आपके अम्ब्रेला जो है रेनी सीजन में आप यूज़ करते हो, या रेनकोट्स है उसको छोटे छोटे होल्स रहते हैं बारीक बारीक, फिर भी अपना जो रेन वाटर है वो इट कैन नॉट बी एंटर इजीली फ्रॉम दैट होल। ये क्यों हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। ये भी किसकी वजह से हो रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। या आप ऐसा कर सकते हो, आपको मालूम है कि कोई भी डेंसिटी ज़्यादा होने वाली जो चीज़ रहती है वो अगर अंदर आपने किसी भी यानी सपोज एक आधी चीज़ आप वाटर में फेंकते हो तो वो सिंक हो जाती है। बट अगर एक आपने नीडल लिया और उसको क्रीज किया और वो अगर आप पानी में डालोगे तो वो ऊपर नीचे करेगी, ठीक है, वो सिंक नहीं होगी। तो ये जो फिनोमिनॉन है ये क्या है, ये है ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो यही प्रॉपर्टी को डिटेल में स्टडी करना है आगे जाकर, पर उसके लिए कुछ टर्म्स अपने को पहले क्लियर करने होंगे। पहले कुछ टर्म्स अपने को, कुछ कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ने होंगे, वो कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे और उसके बाद में ये सरफेस टेंशन की फिनोमिनॉन आज स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम में ये डेफिनेशंस पूछी जा सकती है एक एक मार्क्स के लिए। तो ये कृपया आप मत उसको लीव करिएगा, ये सब डेफिनेशंस ही है। अभी मैं आगे जाकर जो जो अभी कॉन्सेप्ट लेने वाली हूँ अप टू सरफेस टेंशन तक, इवन सरफेस टेंशन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, या एंड सरफेस एनर्जी की भी। ठीक है, ये सब छोटी छोटी डेफिनेशंस है, वो 1 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको बिल्कुल लीव मत कीजिएगा, बाय हार्ट ये सब डेफिनेशंस आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो ये पहले सरफेस टेंशन की फिनोमिनॉन देखने से पहले ये सब डेफिनेशंस देख लेते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, यानी ये सब क्लियर होने के बाद में आपका सरफेस टेंशन का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन या फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब नाम पर से आपको पता चला होगा, इंटरमोलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल के अंदर का जो फोर्स है इट इज़ नोन एज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अगर आपने ये 2 मॉलिक्यूल कंसिडर किए इनसाइड द लिक्विड या सॉलिड, लिक्विड चालू है अपना, तो इनसाइड द लिक्विड, देन द फोर्सेस बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दोनों में कुछ भी रह सकता है, अट्रैक्शन अगर है तो ये जो फोर्सेस है ये मॉलिक्यूल के अंदर के, उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसलिए यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रही होगी, द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये फोर्सेस कौन से 2 मॉलिक्यूल पे रहेंगे, जो सेम
सब्सटेंस के हैं या जो दो डिफरेंट सब्सटेंस के हैं, डिपेंड अपॉन दिस, यानी सेम सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल है या डिफरेंट सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल है। तो ये दो सब्सटेंस के यानी कैसे सब्सटेंस है, सेम या डिफरेंट, इसके ऊपर डिपेंडेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दो टाइप्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। फर्स्ट वन इज नोन एज कोहेसिव फोर्स, सेकंड वन इज नोन एज एडेसिव फोर्स। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स अब देखेंगे। आपको समझ में आया ना कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स कहाँ पे है, द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स ये सेम सब्सटेंस के हैं या डिफरेंट सब्सटेंस के हैं। अगर सेम सब्सटेंस के हैं तो फोर्स इज नोन एज कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट सब्सटेंस के हैं तो फोर्स इज नोन एज एडेसिव फोर्स। तो यही आगे देखना है। तो समझ में आया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फर्स्ट वन इज नोन एज कोहेसिव फोर्स एंड सेकेंड वन इज नोन एज एडेसिव फोर्स। ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, यही अपनी नोट्स है। ओके, अब फर्स्ट फोर्स देखेंगे, कोहेसिव फोर्स। तो अभी मैंने बताया कि जैसे सेम मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम सब्सटेंस में अगर बिलोंग करते हैं तो दैट फोर्स इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। तो यही डेफिनेशन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। यहाँ पे याद क्या रखना है, इम्पोर्टेंट, सेम सब्सटेंस को याद रखना है, इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, और उसको ही बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेजन। ठीक है, समझ में आया। दो मॉलिक्यूल्स है सेम सब्सटेंस के तो इट इज़ नोन एज फोर्स ऑफ कोहेजन। कोई भी दो वाटर मॉलिक्यूल ले सकते हो, एयर मॉलिक्यूल ले सकते हो, उनमें जो फोर्स है इट इज़ नोन एज फोर्स ऑफ कोहेजन। ठीक है, समझ में आया। फोर्स ऑफ कोहेजन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स और फोर्स ऑफ कोहेजन। तो जैसे मैंने बताया कोई भी दो मॉलिक्यूल्स लग सकते हैं, तो एग्जांपल भी आपको दिखाई दे रहा है, द फोर्स बिटवीन द टू एयर मॉलिक्यूल्स, दो एयर मॉलिक्यूल्स ले सकते हो, और द फोर्स बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये फोर्स कैसा रहता है, इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग रहता है। किस में स्ट्रॉन्ग रहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड्स, सॉलिड में ये स्ट्रॉन्ग रहता है। ये फोर्स कैसा रहता है, सॉलिड में स्ट्रॉन्ग रहता है। और वीक रहता है, किस में वीक रहता है, वीकेस्ट, वेरी वीक को वीकेस्ट है, वीकेस्ट बोलेंगे। वीकेस्ट किस में रहता है, गैसेस में। सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से, सबसे ये फोर्स सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से सॉलिड को डेफिनेट क्या है, इसलिए सॉलिड को डेफिनेट शेप है। ठीक है, सॉलिड को डेफिनेट शेप है, बट गैसेस को इसलिए शेप नहीं है। ठीक है, गैसेस को शेप नहीं है। ठीक है, ये फोर्स की वजह से जो लिक्विड, छोटे छोटे लिक्विड है, वो अगर आप देख रहे होगे कि अगर रेन ड्रॉप्स जो है वो जो गिरते समय एकदम स्पेरिकल शेप के आपको दिखाई देते हैं। तो स्पेरिकल शेप के क्यों दिखाई देते हैं, ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स लिक्विड के यानी वाटर के जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है, इट इज़ यानी वो एक हो जाते हैं, तो एंड एक बड़ा सा ड्रॉप तैयार हो जाता है। ऐसे जो छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स एक होने के बाद में, यानी मिक्स होने के बाद में, एक होने के बाद में बोलो आप, तो इट इज़ देन वी गेट अ ड्रॉप, बड़ा सा स्पेरिकल ड्रॉप आपको मिलता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक वर्ड दिखाई देगा, कोलेस। कोलेस यानी क्या है, कोलेस यानी एक होना, टुगेदर मिक्स होना। ठीक है, तो ड्यू टू दिस फोर्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड कोलेस इनटू वन एंड फॉर्म अ ड्रॉप। कोलेस का मतलब समझ में आया ना, मिक्स होना, मिक्स टुगेदर, इट इज़ नोन एज मिक्स टुगेदर भी बोल सकते हो, ज़रूरी नहीं है यही वर्ड आप यूज़ करो। तो जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है वो लिक्विड के मिक्स होते हैं इनटू वन, और एक बड़ा सा ड्रॉप तैयार होता है। समझ में आया। कोहेसिव फोर्स क्या है, तो इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, एंड कैसा है, जैसे इट इज़ द
ड्यू टू दिस फोर्स कहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है, सॉलिड में, और कहाँ पे वीकेस्ट रहता है, गैसेस में। सो सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से सॉलिड को एक डेफिनेट शेप है और गैसेस को ये डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आया ना आपको, यही मेन इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, आपको याद रखने हैं। और ये फोर्स कैसे, सपोज एग्जांपल क्या है उसका, फोर्स बिटवीन द टू एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कोई भी एक सब्सटेंस लेना है, उसमें के सेम सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स में का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, तो समझ में आया कोहेसिव फोर्स। अब एडहेसिव फोर्स देखेंगे, आप फटाफट इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, नेक्स्ट देखेंगे एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, जैसे कोहेसिव फोर्स में आपने देखा कि दो मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, सेम सब्सटेंस पे के हैं, तो हियर दिस टू मॉलिक्यूल्स आर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंस का है, ये दोनों भी मॉलिक्यूल डिफरेंट सब्सटेंस के हैं। एंड जैसे कोई भी दो सब्सटेंस आप ले सकते हो, सपोज फर्स्ट वन इज़ वाटर एंड सेकंड वन इज़ ग्लास, या सेकंड वन इज़ वुड, आप कुछ भी ले सकते हो, दो सब्सटेंस। द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इट इज़ नोन एज फोर्स ऑफ एडेजन और एडेसिव फोर्स। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन आप देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। कैसे मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट सब्सटेंसेस के, इज कॉल्ड एज एडेसिव फोर्स और फोर्स ऑफ एडेजन। समझ में आया? तो एग्जाम्पल्स क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ग्लास एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, आप ये भी बोल सकते हो। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो एडेसिव फोर्स है, तो एडेसिव फोर्स के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने सपोज करो एक आधी चीज़ है, आपने सपोज एक स्पून वाटर में अगर आप इंसर्ट करते हो, डिप करते हो, वाटर में डिप करते हो, तो क्या होगा, वो स्पून जो है वो गीला हो जाता है। ठीक है, यानी क्या बोल सकते हैं, देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड अब वाटर मॉलिक्यूल है वहाँ पे और स्पून में के सॉलिड मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो दोनों में फोर्स ऑफ कौन सा फोर्स रहेगा, एडेजन रहेगा, यानी फोर्स ऑफ एडेसिव फोर्स रहेगा वहाँ पे। बट वो कैसा है, वीक है, इसलिए ये जो स्पून है अपना वो वेट हो जा रहा है। ठीक है, गीला होता है अपना स्पून। बट अगर वही स्पून आप मर्क्यूरी में अगर इंसर्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा वो स्पून अगर बाहर या डिप करोगे तो वो स्पून आप जब बाहर निकालते हो तो उसको मर्क्यूरी नहीं आता है, यानी उसको मर्क्यूरी स्टिक होकर नहीं आता है। तो क्यों ऐसा है, बिकॉज द फोर्स ऑफ एडेशन बिटवीन मर्क्यूरी एंड दैट सब्सटेंस दैट इज स्पून इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो चिपक के नहीं आता है। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एडेसिव फोर्स। समझ में आया? फिर द एडेसिव फोर्स क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज नोन एज एडेसिव फोर्स और फोर्स ऑफ एडेशन। ओके, चलो फिर नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है वो देखेंगे। रेंज, जैसे मोबाइल की रेंज आप बोलते हो कि हाँ रेंज है इसलिए मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, या रेंज नहीं है तो अपने आवाज़ भी कट हो जाती है। तो वैसे ही तो जहाँ तक ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स जो है, जैसे अभी अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जहाँ तक इफ़ेक्टिव है, ऐसी ये जो रेंज है यानी ऐसा जो डिस्टेंस है, तो दैट डिस्टेंस इज़ नोन एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। समझ में आया? यानी ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, द मॉलिक्यूलर फोर्स जहाँ तक के इफ़ेक्टिव है, यानी इफ़ेक्ट दिख रहा है आपको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सपोज दो मॉलिक्यूल पे, तो वो कहाँ तक रहेगा। आप अगर एक सपोज करो एक आयरन पीस लो और एक
मैग्नेट लो, आप दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से हद तक रहेगा, यानी एक सफिशिएंट डिस्टेंस तक ही रहेगा। आपने बहुत बड़ा डिस्टेंस लिया तो वो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा ही नहीं आयन को, ठीक है। तो यानी एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए उसको अट्रैक्ट होने के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस चाहिए वहाँ पे। तो यही यानी देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड मैग्नेट, ठीक है। तो फिर अब दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए तो वहाँ पे डिस्टेंस भी एक स्पेसिफिक चाहिए, यानी क्या है, वो जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इट इज़ इफेक्टिव बिटवीन दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, दैट इज दिस मैक्सिमम डिस्टेंस इज नोन एज रेंज। उसको ही क्या बोलेंगे, रेंज। समझ में आया, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन the two molecule up to which this molecular force is effective is called as range of molecular force, ठीक है। तो ये रेंज ऑफ मोलिकुलर फोर्स का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, तो फ्यू नैनोमीटर्स चाहिए। नैनो मीन्स पावर -9, तो कितना नैनोमीटर रहेगा, 10⁻⁻⁹ मीटर, इतना डिस्टेंस ये रहेगा। कहाँ पे, किसके लिए, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए, ठीक है। तो क्या है, तो ये फोर्स कैसा हो गया, 10⁻⁻⁹ मीटर, यानी बहुत शॉर्ट रेंज, यानी ये रेंज कैसी है, बहुत शॉर्ट है, छोटी सी रेंज है। समझ में आया, तो यही याद रखना है। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स यानी क्या है, इट द मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रही है, तो वो डेफिनेशन पढ़ेंगे। द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये मेन पॉइंट है, क्या है, रेंज यानी मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है। तो कहाँ से, फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच, फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच द मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव। ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन के ये आने ही चाहिए, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच द मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। समझ में आया, क्या है रेंज, यानी इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस, किस में है मैक्सिमम डिस्टेंस, किसके बीच में, तो मॉलिक्यूल एंड कहाँ तक, कि अप टू विच मॉलिक्यूलर फोर्स इज़ इफेक्टिव। तो जहाँ तक मॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव है, इट इज़ कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो उसके ऑर्डर क्या है, इट इज़ 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, इन सॉलिड एंड लिक्विड्स, ओके। तो ये रेंज कैसी है, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। समझ में आया, तो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये सब इरेज करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पॉइंट, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये भी, इसकी भी डेफिनेशन बहुत बार बोर्ड में पूछी गई है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब नाम पर से तो आपको पता चल गया होगा कि क्या है, स्पीयर है। स्पीयर आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, तो स्पीयर है कि यहाँ पे स्पीयर कैसा कंसिडर किया है कि ये मॉलिक्यूल है, सपोज दिस इज़ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड ये जो मॉलिक्यूल है, तो सब एक ऐसा इमेजिनरी स्पीयर ऐसा कंसिडर किया है कि एक इमेजिनरी, यानी एक स्पीयर है वहाँ पे इमेजिनरी, और ये मॉलिक्यूल क्या है, इसके सेंटर में है, ठीक है। एंड ये जो रेडियस है, अगर सेंटर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर, ओके। एंड रेडियस जो है, इट इज़ इक्वल टू, ये जो रेडियस है, रेडियस इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। रेडियस किसके इक्वल है, मॉलिक्यूलर रेंज। तो दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर रेंज, यानी क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव। अभी देखा आपने, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर यानी ये ऐसा डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस, जहाँ पे मॉलिक्यूलर फोर्सेस इफेक्टिव है। जहाँ तक इफेक्टिव है, यानी ये मॉलिक्यूल पे यहाँ से यहाँ ये फोर्स, अगर ये बाजू से आप देखोगे तो ये रहेगा, यानी ये रेंज रहेगी उसकी। यहाँ पे अगर ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो इसलिए आपको ऐसा मिल गया है। तो यानी ये जो है आपको जो दिखाई दे रहा है, यानी ये जो मॉलिक्यूल पे सब साइड से जो फोर्स है, तो कहाँ तक होगा उसका डिस्टेंस, तो मॉलिक्यूलर रेंज तक,
डिस्टेंस यानी क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस यानी क्या है, मॉलिक्यूलर रेंज है, ठीक है। तो उसकी जो रेडियस है इट इज़ इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। समझ में आया क्या है? सपोज ये मॉलिक्यूल है, कहाँ पे है, सेंटर में है, ठीक है। और वी कंसिडर द इमेजिनरी स्फीयर अराउंड द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बाजू में एक इमेजिनरी स्फीयर अगर ड्रॉ करते हैं तो जो रेडियस है यानी ये मॉलिक्यूल पे जो फोर्सेस है तो ये यानी वहाँ मॉलिक्यूल से लेकर वो स्फीयर तक जो डिस्टेंस है इट इज़ नोन एज रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। इट इज़ दिस स्फीयर इज कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यही स्फीयर को क्या बोलेंगे? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। समझ में आया? सपोज यानी एखादा आदमी रहता है एखादे एरिया में, उसका ज़्यादा इफेक्ट रहता है या प्रभाव रहता है, या वो एरिया के बाद में वो उसको कोई पहचानता नहीं है, तो वैसे ही यानी उसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक है, वही एरिया के आजू बाजू यानी वही एरिया में है उसका इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव उसका वही एरिया में। वही सेम कॉन्सेप्ट है कि ये मॉलिक्यूल है तो ये एरिया है ये मॉलिक्यूल का, तो ये जो इमेजिनरी स्फीयर की अप टू विच सिर्फ फोर्सेस आर इफेक्टिव, तो यानी क्या है, यही उसकी रेंज है। जैसे एक आधे आदमी की वही रेंज है, बस वही इलाके में वो मशहूर या फेमस रहता है, बाद में कोई उसको पहचानता नहीं है, वैसे ही है। तो ये यानी उसका एरिया, इसका इलाका इन्फ्लुएंस का कितना है, तो ये अप टू द मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। समझ में आया? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा स्फीयर है, तो इमेजिनरी स्फीयर है, ठीक है। उसके सेंटर में कौन है? मॉलिक्यूल है, एंड उसकी जो रेडियस है ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की, इट इज़ इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। ओके, समझ में आया अभी? तो इट इज़ कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉलिक्यूल। ये समझ के आपने डेफिनेशन अगर लर्न करी तो बहुत ईजी जाएगा, नहीं तो सिर्फ रट्टा मार के किया तो एक आधा वर्ड छूट जाता है, तो इसलिए समझ के आप डेफिनेशन करो। देखो डेफिनेशन पढ़ेंगे। एन इमेजिनरी स्फीयर, स्फीयर कैसा है? इमेजिनरी स्फीयर विथ अ मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर। मॉलिक्यूल कहाँ पे है? सेंटर पे। एंड रेडियस इज ये यहाँ पे ईच चाहिए था, रेडियस इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। रेडियस किससे इक्वल है? इट इज़ इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉलिक्यूल। उसको क्या बोलेंगे? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉलिक्यूल। समझ में आया? इमेजिनरी स्फीयर को याद रखना है। ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी क्या है? इट इज़ द इमेजिनरी स्फीयर, मॉलिक्यूल कैसा है? एट इट्स सेंटर, एंड उसकी रेडियस जो है इट इज़ इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। ये याद रखना है। इमेजिनरी स्फीयर मॉलिक्यूल सेंटर में है और उसकी रेडियस इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड एज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पे बीच वाला जो डॉट है ये क्या है? मॉलिक्यूल है अपना, और ये क्या है? उसकी रेडियस है। ये रेडियस है, सब साइड से उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो ये जो रेडियस है इट इज़ नोन एज इट इज़ इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। ओके, तो अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यही देखा ना, रेंज है यानी क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहाँ तक इफेक्टिव है? ओनली विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे मैंने बोला कि वो आदमी का इफेक्ट कौन सा है? वही एरिया में है, बाहर जाएगा तो कोई पहचानेगा नहीं, वैसे ही तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव ओनली इनसाइड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इफेक्टिव है। ओके, समझ में आया? फिर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये डेफिनेशन पूछी गई है, तो इसकी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसका भी इसको सब इरेज करती हूँ, सिर्फ यहाँ पे करेक्शन जो है, यहाँ पे 2 की जगह इज चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। An imaginary sphere with a molecule at its center and radius is equal to the molecular range. ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। सरफेस फिल्म, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रही है, तो तीन मॉलिक्यूल्स इसमें आपको दिखाई दे रही है।
तो इसको हम डिटेल में करेंगे। इसको जो है डिटेल में, ये मॉलिक्यूलर थ्योरी स्टार्ट हो गई अपनी, तो मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये डायग्राम डिटेल में करना है। सिर्फ आप अभी थोड़ा सा ऊपर आपको बताती हूँ कि हियर वी कंसिडर द 3 मॉलिक्यूल्स। कितने 3 मॉलिक्यूल कौन से हैं? ए, बी एंड सी। एक ऐसा है इट इज़ डीप इनसाइड द लिक्विड, एक ऐसा है बहुत अंदर तक है, डीप है, ठीक है। बी कैसा है? जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये सरफेस है लिक्विड का, उसके जस्ट बिलो है, थोड़ा सा उसका पार्ट बाहर है और बहुत ज़्यादा पार्ट अंदर है, ठीक है, ऐसा बी है। और सी कैसा है? सी इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसका हाफ पार्ट एयर में है और हाफ पार्ट इनसाइड द लिक्विड में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सरफेस फिल्म यानी क्या है? ये लिक्विड की ऐसी लेयर, ठीक है, ऐसा सरफेस लिक्विड का, ऐसा सरफेस भी बोल सकते हो, या ऐसी लेयर है लिक्विड की कि उसकी थिकनेस जो है, थिकनेस इट इज़ इक्वल टू द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। उसकी थिकनेस किसके इक्वल है? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इट इज़ नोन एज सरफेस फिल्म, उसको क्या बोलेंगे? सरफेस फिल्म। समझ में आया कि ये लिक्विड की ऐसी लेयर है जिसकी थिकनेस, ये ऐसी लेयर कंसिडर करनी है कि जिसकी थिकनेस इक्वल है किससे? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे आपको ये सी की तरफ देखिए, ये जो है, ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये है रेंज, तो आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये जो है पूरा ये पार्ट, ये जो है, दिस इज़ नोन एज सरफेस फिल्म, उसको क्या बोलेंगे? सरफेस फिल्म। तो यहाँ पे ये लेयर कौन सी है? जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जितनी उसकी थिकनेस है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सी में, तो ये है, इतनी इंटरमॉलिक्यूलर रेंज है उसकी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना है, ठीक है। तो इतनी थिकनेस की जितनी जो लेयर है लिक्विड की, इट इज़ नोन एज सरफेस फिल्म, ओके। तो इसलिए डेफिनेशन की तरफ देखो अब, द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। थिकनेस कितनी है उसकी? इट इज़ इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज कॉल्ड सरफेस फिल्म, ओके। तो ये फिगर में ये लेयर कहाँ पे दिखाई दे रही है? ये x डैश y डैश, ये जो है, ये है, ये लेयर जो है, इट इज़ नोन एज सरफेस फिल्म। इसको क्या बोलेंगे फिर? इट इज़ नोन एज सरफेस फिल्म, ठीक है। दिस लेयर इज़ नोन एज सरफेस फिल्म। तो कौन सी लेयर है ये? x डैश, उसको कंसिडर करो, x डैश एंड y डैश, y डैश भी बोल सकते हो, y डैश भी बोलो, या y डैश y भी बोल सकते हो। तो ये लेयर जो है, इट इज़ नोन एज सरफेस फिल्म। समझ में आया? सरफेस फिल्म यानी क्या है? इट इज़ द लेयर ऑफ द लिक्विड हैविंग द थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इज़ नोन एज रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के जितनी उसकी थिकनेस है, ऐसे लेयर को क्या बोलते हैं? सरफेस फिल्म। समझ में आया कि ऐसी लेयर की जिसकी थिकनेस इट इज़ इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ नोन एज सरफेस फिल्म, ओके। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और आगे जाएंगे अभी। नेक्स्ट टॉपिक, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब फ्री सरफेस, ऊपर का जो लिक्विड का सरफेस रहता है वो फ्री सरफेस रहता है कि जिसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है। अब फोर्स नहीं बोलेंगे, वहाँ पे एक टर्म, एक वर्ड बोलेंगे, इट इज़ नोन एज शियर स्ट्रेस। ये हुआ है अपना शियर स्ट्रेस, पिछले वीडियो पे भी मैंने बहुत अच्छा सा आपको ये बताया था शियर स्ट्रेस यानी क्या। तो द सरफेस ऑफ फ्लूइड विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये जो ऊपर का सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का सरफेस, ये क्या है? फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, दैट इज XY जो सरफेस है, इट इज़ नोन एज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है यानी कौन सा? शियर स्ट्रेस यानी क्या? टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ये लिक्विड पे कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं है तो ऊपर से, तो इट इज़ नोन एज
शेयर स्ट्रेस, ठीक है। यानी शेयर स्ट्रेस आपने देखा था कि अगर ऊपर से टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो नीचे का बॉटम अगर फिक्स रखते हो तो देयर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से होगा, ऊपर से डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी में, तो ये है शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ पे कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं है, तो ये जो सरफेस है इट इज़ नोन एज फ्लूइड का ये सरफेस को क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो डायग्राम में कौन सा है फ्री सरफेस, XY इज़ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। दैट इज़, अब ऊपर क्या है, ऊपर है एयर और नीचे है अपना वाटर और लिक्विड है। तो जो भाग यानी जो पार्ट दो को डिवाइड कर रहा है, दो मीडियम को, दैट इज़ एयर एंड लिक्विड, तो इट इज़ जो डिवाइड करता है ना उसको नाम देते हैं इंटरफेस। तो इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द लिक्विड और वाटर एंड एयर, ठीक है। तो इंटरफेस भी बोलेंगे कि जो इंटरफेस यानी क्या है, जो डिवाइड करता है दो मीडियम को, इट इज़ नोन एज इंटरफेस। तो इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द लिक्विड, वाटर एंड एयर अबाव, ठीक है। समझ में आया। तो XY इज़ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे, द सरफेस ऑफ अ लिक्विड विच डज नॉट एक्सपीरियंस, डज नॉट, उस जिसके ऊपर नहीं है, डज नॉट एक्सपीरियंस शेयर स्ट्रेस इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो सरफेस एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, जिसके ऊपर शेयर स्ट्रेस नहीं है, इट इज़ नोन एज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। XY इज़ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे के टर्म में जाएंगे। देखो क्या है आगे का कॉन्सेप्ट, ये सब डेफिनेशन आपको बाय हार्ट लर्न करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स के लिए आ सकती है। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन बेस, ठीक है। अब सरफेस टेंशन को चालू करते हैं अभी, ठीक है। तो सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ गया है और ये आ सकता भी है कि एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 4 मार्क्स के लिए अलॉन्ग विद डायग्राम। तो अभी मैंने जो पिछले कॉन्सेप्ट में डायग्राम दिखाई, डायग्राम निकालना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इसमें डायग्राम मस्ट है, इसको निकालना है डायग्राम को, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है, अब देखेंगे क्या है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी को, ये सरफेस टेंशन समझने के लिए। तो दीज आर हियर वी कंसिडर अ वेसल और कंटेनर, इन दिस देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स A, B, C, आपको दिखाई दे रहा है A, B और C आर द 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। A कैसा दिखाई दे रहा है, डीप इनसाइड द लिक्विड, अंदर है बहुत लिक्विड के, ठीक है। B कैसा दिखाई दे रहा है, जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस, यानी ये जो सरफेस फिल्म कहाँ पे है, दिस इज़ नोन एज सरफेस फिल्म, ये है आपकी सरफेस फिल्म। तो कहाँ पे है, तो इट इज़ विद इन द सरफेस फिल्म है। बी कहाँ पे है, इट इज़ विद इन द सरफेस फिल्म भी बोल सकते हो, या जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस। मॉलिक्यूल C कहाँ पे है, मॉलिक्यूल C इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ऐसा है C कि आधा पार्ट उसका एयर में, ऊपर क्या है, एयर, ठीक है, आधा पार्ट एयर में है, आधा पार्ट कैसा है उसका, लिक्विड में है, ओके। समझ में आया ये ABC कैसे है। तो अब देखो ये जो मॉलिक्यूल A कैसा दिखाई दे रहा है आपको, मॉलिक्यूल A डीप इनसाइड द लिक्विड, सो उसका जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मॉलिक्यूल के A के आजू बाजू का, तो वो कहाँ पे है, इट इज़ कम्प्लीटली इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। मॉलिक्यूल A का स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा है, कम्प्लीटली इनसाइड द लिक्विड। तो जो A के आजू बाजू में सब वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो A के ऊपर, ये मॉलिक्यूल A के ऊपर जो है फोर्सेस कैसे एक्ट हो रहे हैं, तो फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस ऑफ द लिक्विड, तो लिक्विड से ही, यानी दूसरे मॉलिक्यूल कौन सा है, दूसरा भी मॉलिक्यूल लिक्विड का ही है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स रहेगा, दोनों सेम मॉलिक्यूल्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम सब्सटेंस, इट नोन एज कोहेसिव फोर्स, है ना। अभी हमने देखा तो कोहेसिव फोर्स कैसा रहेगा, तो लिक्विड में रहेगा इन ऑल डायरेक्शन, फोर्स कैसा रहेगा, कोहेसिव फोर्स रहेगा, उसमें कुछ एडेसिव फोर्स रहेगा क्या, एयर की वजह से नहीं रहेगा, ठीक है। तो ओनली देयर इज अ कोहेसिव फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल A फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, सो
द नेट कोहेसिव फोर्स, यानी यहाँ पर से भी एक्ट हो रहा है, यहाँ से भी एक्ट हो रहा है, दो साइड से एक्ट हो रहा है, तो सब बाजू में से आने की वजह से जो नेट यानी टोटल कोहेसिव फोर्स कैंसिल हो जाता है ना, तो टोटल फोर्स कैसा रहता है, इट इज़ 0। ठीक है, तो ए के ऊपर कौन सा फोर्स रहता है, कोहेसिव फोर्स, और नेट कोहेसिव फोर्स, नेट फोर्स कैसा रहता है, इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए के ऊपर का समझ में आया, ए कैसा है, तो अब बी कैसा है, बी की तरफ देखेंगे, बी कैसा है, तो ये यहाँ पे आपको बी दिखाई, बी की तरफ देखेंगे, बी कैसा है, तो बी जो है वो कैसा है, जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, है ना, थोड़ा सा नीचे है। तो कुछ एक स्मॉलर पार्ट इज, ये जो स्मॉल पार्ट है ये कहाँ पे है, एयर में है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा लार्जर पार्ट कहाँ पे है, उसका लिक्विड में है और वाटर में है। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स, जैसे यहाँ पे सब वाटर मॉलिक्यूल है इनसाइड, तो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कहाँ पे है, इनसाइड द लिक्विड, और कम पार्ट कहाँ पे है, एयर में है। तो जो कोहेसिव फोर्स यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल बी पे जो फोर्स डालेंगे, इट इज़ नोन एज कोहेसिव फोर्स। सेम मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स जो है तो ये कैसा रहेगा, ग्रेटर रहेगा, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा रहेगा, और जो ग्रेटर रहेगा, और जो एयर मॉलिक्यूल, ऊपर के जो एयर मॉलिक्यूल है वो फोर्स डालेंगे ये मॉलिक्यूल पे, यानी अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, एयर एंड वाटर हो गया। तो कौन सा फोर्स है, एडेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स रहेगा, है ना, कि ड्यू टू द एयर, ड्यू टू एयर, है ना। ये कैसा रहेगा, वीकर रहेगा, क्योंकि छोटा सा ही पार्ट ऊपर है। तो अब क्या होगा कि सबसे ज़्यादा कौन है, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कैसा है, इनसाइड द लिक्विड है, इसलिए वो क्या करेगा कि मॉलिक्यूल बी को खींचेगा अंदर, इनसाइड द लिक्विड उसको खींचेगा, क्योंकि कौन बड़ा है, यानी कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो कोहेसिव फोर्स इनसाइड द लिक्विड इज स्ट्रॉन्गर देन द एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स कहाँ पे है, तो ये जो एयर और लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है, एक मॉलिक्यूल एयर का है, एक लिक्विड का है, यानी डिफरेंट सब्सटेंसेस है, तो कौन सा फोर्स है, एडेसिव फोर्स, और छोटा सा ही पार्ट बाहर है, इसलिए एडेसिव फोर्स कैसा है, इट इज़ वीकर देन द कोहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होने की वजह से क्या है, ये मॉलिक्यूल बी अट्रैक्ट होगा या पुल होगा इनसाइड द लिक्विड। मॉलिक्यूल बी कैसा होगा, पुल होगा इनसाइड द लिक्विड। ए तो अंदर ही है, बी भी इनसाइड लिक्विड पुल होगा। ठीक है, तो समझ में आया मॉलिक्यूल बी क्यों इनसाइड लिक्विड पुल होता है, बिकॉज कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द एडेसिव फोर्स ड्यू टू द एयर। ठीक है, यही सब लिखा है, अब पढ़ेंगे नहीं इसको, आप पढ़ लीजिएगा। तो आगे का मॉलिक्यूल सी देखेंगे। अब मॉलिक्यूल सी जो है आपको दिखाई यहाँ पे मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। मॉलिक्यूल सी जो है वो कैसा है, उसका पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल सी इज़ इनसाइड द लिक्विड एंड पार्ट इज़ ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। हाफ पार्ट उसका लिक्विड में है और हाफ पार्ट उसका कहाँ पे है, एयर में है। ठीक है, तो सी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको निकाल के बताती हूँ कि सी कैसा है। फिर सी हाफली ऊपर है, हाफली नीचे है। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, तो अब उसका ऊपर भी एयर मॉलिक्यूल से ऊपर क्या है, एयर है, और नीचे है लिक्विड। ठीक है, तो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, बोथ आर इक्वल। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल सी अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज much less than the number of liquid molecules within the surface of influence that lies within the liquid. Because अब ये क्यों इसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज डेंसिटी की वजह से हो रहा है। डेंसिटी ऑफ ये जो एयर है, डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दोनों हाफ पार्ट दोनों होते हुए भी जो एयर नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स
ये क्या होंगे, कम होंगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ एयर molecules they are less than number of liquid molecules। क्यों ऐसा हो रहा है, दोनों तो पार्ट सेम ही है, फिर भी ऐसा क्यों है, हाफ पार्ट ऊपर है हाफ पार्ट नीचे है, फिर भी ऐसा क्यों है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस दैन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो क्या होगा, अगेन ज़्यादा कौन रहेगा, अगेन एडेसिव फोर्स है वो वीकर रहेगा दैन द कोहेसिव फोर्स, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर कैसा है, इट इज़ लेस दैन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। हियर अगेन जो एयर मॉलिक्यूल की वजह से जो फोर्स है, इट इज़ नोन एज एडेसिव फोर्स, इट इज़ लेस दैन, ये फोर्स कैसा रहेगा, लेस दैन द कोहेसिव फोर्स। अगेन कोहेसिव फोर्स समझ में आया क्या ये आपको, कि सी कैसा है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, सी कैसा दिखाई दे रहा है आपको, कि उसका हाफ पार्ट जो है वो उस वाटर के ऊपर है और हाफ पार्ट इनसाइड द लिक्विड है। बट ऐसा होते हुए भी अब फोर्स ऑफ एडेजन, यानी एयर और एयर एग्जर्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एग्जर्ट कर रहा है, तो वो फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ एडेजन और एडेसिव फोर्स। और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल एग्जर्ट कर रहे हैं, दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ कोहेजन, दैट इज कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे तो सेम है, आपको बोलना चाहिए था हाँ दोनों तो सेम ही है, सेम दिखाई दे रहा है, पर नहीं, दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस दैन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब डेंसिटी लेस है एयर की, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स भी कम रहेंगे दैन द नंबर ऑफ, स्पेस दिखाई दे रही है सेम, फिर भी जो नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, डेंसिटी ऑफ एयर कम होने की वजह से नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इज़ लेस दैन नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो इसलिए क्या होगा, अब नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इज़ लेस दैन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होने की वजह से क्या होगा, जो एडेसिव फोर्स ड्यू टू द एयर मॉलिक्यूल है, इट इज़ लेस दैन द कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कहाँ पे है, इनसाइड द लिक्विड। अगेन क्या होगा, सी को अंदर खींचा जाएगा, पुल किया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि कौन ग्रेटर है, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स किसका है, लिक्विड का है, और एडेसिव फोर्स ड्यू टू द एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से। एयर मॉलिक्यूल्स कम हैं, स्मॉल इन साइज, व्हाई, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस दैन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। एयर मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल कम है दैन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल कम है तो एडेसिव फोर्स भी कम हो गया, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो गया। कोहेसिव फोर्स लिक्विड का है, इसलिए क्या होगा, अगेन सी भी अंदर की तरफ पुल होगा। ठीक है, तो हेंस सी ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, अब सब ए भी पुल हो रहा है, ए तो इनसाइड लिक्विड है, बी भी इनसाइड पुल हो रहा है, सी भी इनसाइड पुल हो रहा है। ठीक है, तो यही ऑल द मॉलिक्यूल्स, देखो इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑल द मॉलिक्यूल्स आर एक्टेड अपॉन अनबैलेंस्ड नेट कोहेसिव फोर्स डायरेक्टेड इनटू द लिक्विड। इसका मतलब समझ में आया ना, कि सभी मॉलिक्यूल्स पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, कोहेसिव फोर्स, और कहाँ पे है वो, इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, तो ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म पुल्ड इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, तो जो अब ये सब मॉलिक्यूल इनसाइड लिक्विड पे खींचे जाएंगे, तो जो सरफेस फिल्म पे, ये ऐसी सरफेस फिल्म है ना अपनी, ये सरफेस फिल्म पे जितने मॉलिक्यूल्स थे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस फिल्म क्या होगा, इट इज़ डिक्रीजेस। सरफेस फिल्म पे जितने मॉलिक्यूल्स है वो सब अंदर खींचे जाएंगे ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस फिल्म डिक्रीजेस। एंड जो सरफेस फिल्म रहती है वो किसकी वजह से रहेगी, एक टेंशन की वजह से रहेगी, क्योंकि अंदर खींचा, टेंशन है ना, अंदर पुल हो रहे हैं तो टेंशन अंदर है, तो इट इज़ दैट टेंशन इज़ नोन एज सरफेस टेंशन। एंड ये जो सरफेस फिल्म है ये ऐसे बिहेव करेंगी कि इट इज़ अ
स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि अंदर उसके अंदर फोर्स है तो ऐसा एक लेयर तैयार है, ऊपर की फिल्म जो है वो एक ऐसे बिहेव करेगी कि मानो एक वो स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन है। यानी आप उन्हें किसी को ये प्लास्टिक को अगर स्ट्रेच कर दिया तो बिल्कुल शांति से वो प्लास्टिक जैसा दिखेगा, वैसे ही सरफेस फिल्म ऐसा बिहेव करेगी क्योंकि सब मॉलिक्यूल्स उसके अंदर पुल होते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, द सरफेस फिल्म ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन, और ये जो टेंशन बिकॉज ऑफ विच द मॉलिक्यूल्स पुल इनसाइड द लिक्विड, दैट टेंशन इज नोन एज सरफेस टेंशन। वही टेंशन को क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज सरफेस टेंशन। समझ में आया? तो ये है पूरा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। इसको आप पढ़ो, सब मैंने जितनी बड़बड़ की है वो सब, ये 12 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी ये पॉइंट्स पे में है। तो आप फटाफट मैं ये सब क्लियर कर देती हूँ, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यही नोट्स है, यही पढ़ना है, और एक ईच एंड एवरी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉइंट छोड़ दो, तो सब पॉइंट आप आपके मन से भी लिख सकते हो, थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करके इजी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो अब देखेंगे सरफेस टेंशन की डेफिनेशन। अब आ गया सरफेस टेंशन का पार्ट मेन। अभी तक सब थ्योरी हो गई, अब सरफेस टेंशन यानी क्या है। तो यहाँ पे आप पहले डायग्राम देख लो। ये डायग्राम में आपको कंसिडर करना है कि सपोज़ एक ये जो है ये स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सरफेस ऑफ लिक्विड पे सपोज़ ये एक इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ कर दी। तो पी क्यू क्या है, पी क्यू इज़ द इमेजिनरी लाइन है। सपोज ये पी क्यू की लेंथ है, इट इज़ इक्वल टू एल। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइन है। तो जो ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन दोनों साइड में मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, दोनों साइड में क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो ये सब मॉलिक्यूल्स क्या एक्सपीरियंस करेंगे, इक्वल बट अपोजिट फोर्स। ठीक है, अब इक्वल, ये यहाँ से खींच रहा है, ये यहाँ से खींच रहा है, यानी ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि ये बीच से इसको टीयर करेंगे, फाड़ देंगे। ठीक है, तो ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स। ठीक है, लाइंग ऑन आइदर साइड, दोनों साइड में अगर कोहेसिव फोर्स है ना, क्योंकि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है तो फोर्स कौन सा रहेगा, कोहेसिव फोर्स है। तो ये अगर एक इमेजिनरी लाइन बना दी है और हर मॉलिक्यूल यानी ये मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल खींचेगा, तो कैसा खींच रहा है, तो इक्वल बट अपोजिट फोर्स से खींच रहा है। ये इसको खींच रहा है उल्टा साइड से, तो ऐसा बिहेव हो रहा है कि ये सरफेस जो है ये टीयर कर रहा है बीच से। ठीक है, टीयर यानी फाड़ दे रहा है बीच है, क्योंकि एक यहाँ से खींच रहा है, एक यहाँ से खींच रहा है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो फोर्स कैसा है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रही हूँ कि ये यानी टेंजेंशियल फोर्स है। ये फोर्स कैसा दिखाई दे रहा है आपको, टेंजेंशियल फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, एक्टिंग ऑन दिस लाइन। ठीक है, और कौन से साइड पे, ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे बोथ साइड नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर बोथ साइड लेते हैं तो नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आइदर साइड, लाइंग ऑन आइदर साइड चाहिए था। तो मेरे हिसाब से तो बुक में बोथ साइड दिया है, पर आप इसको यहाँ पे आइदर साइड चाहिए ऐसा लगता है मुझे। तो आप आइदर साइड लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बोथ साइड अगर लिखते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दैट इज़ दे कैंसिल होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे आइदर लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, तो इस सरफेस टेंशन की डेफिनेशन समझ में आई कि ऐसा है कि ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी है और मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल पे कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग कैसा है, पर यूनिट लेंथ। और ये फोर्स कैसा कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है एज इफ दे आर टीयरिंग द सरफेस पार्ट। और कौन सा फोर्स है, ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स। समझ में आया? तो ये यहाँ पे खींच रहा है, ये यहाँ से यहाँ को खींच रहा है। तो ये बीच की जो लाइन है वहाँ से ऐसा लग रहा है कि सरफेस अब यहाँ से फट जाएगा। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, और फोर्स कौन सा है, सेम मॉलिक्यूल्स है तो कोहेसिव फोर्स है। तो यही जो टेंशन है दैट इज़ टेंशन T इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ।
दिस टेंशन इज नोन एज सरफेस टेंशन, उसको ही क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। इसलिए अब सरफेस टेंशन की डेफिनेशन देखो, सरफेस टेंशन टी इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन, अब यहाँ पे बोथ साइड दिया है पर मेरे हिसाब से आइदर साइड चाहिए था, तो टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन, कहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। फ्री सरफेस पे अगर इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ कर दी, जो फ्री सरफेस ऊपर का एक्स वाई था अपना, वहाँ पे अगर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी आपने, और यानी टेंजेंशियल फोर्स per unit length on both sides of imaginary line drawn on the free surface of the liquid is known as surface tension। समझ में आया। फिर surface tension तो ये tangential force acting per unit length, ये बहुत important है। on the sides बोलो, both वगैरह लिखो ही मत, on sides ये सबको कैंसिल कर दो लगे तो, on sides of an imaginary line drawn on the free surface of the liquid is called as surface tension। क्योंकि मुझे बहुत उसमें प्रॉपर नहीं लग रहा है, आइदर मैं अपने हिसाब से डालूंगी तो वो भी अच्छा नहीं, तो आप बेटर वे ऐसा लिख सकते हो, सरफेस टेंशन टी इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन sides of an imaginary side of an imaginary line drawn on the free surface of the liquid। ठीक है, तो T की वैल्यू क्या है, T इज इक्वल टू F अपॉन L। अब F का यूनिट क्या है, F अपॉन L है, तो F का यूनिट न्यूटन और लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर, सो द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब देखेंगे व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन। अब डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन निकालेंगे कि सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू क्या था, F अपॉन L। डायमेंशंस ऑफ F लिखो, L1 M1 T माइनस 2, these are the dimensions of force upon length L raised to the power 1, that is it is equal to क्या होगा, L1 minus 1 या that is L raised to the power 0, M raised to the power 1, T raised to the power minus 2। these are the dimensions of surface tension, L0 M1 T minus 2 are the dimensions of surface tension। and what is the SI unit of surface tension, Newton per meter। ठीक है, this is the SI unit of surface tension। ओके समझ में आया सरफेस टेंशन का पार्ट। T इज इक्वल टू F अपॉन L, ये याद रखना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया था स्टार्ट होते ही अपना वीडियो कि ग्रीस, वही एग्जाम्पल्स लिखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस टेंशन। ग्रीस नीडल फ्लोट्स ऑन द स्टेडी सरफेस ऑफ द वाटर। जो ग्रीस नीडल है, नीडल को अगर ग्रीस कर दिया तो वो फ्लोट होती है स्टेडी सरफेस ऑफ द वाटर। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन। जैसे बोला था, इंसेक्ट लाइक स्पाइडर वॉक ऑन द सरफेस ऑफ स्टेडी वाटर एंड व्हाइल वॉकिंग देयर फिट प्रोड्यूसेस डिम्पल्स ऑन द सरफेस विदाउट रप्चरिंग द फिल्म। ऊपर का सरफेस ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ स्ट्रेच मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर स्पाइडर अगर वॉक करता है तो वॉक करते समय ऐसे डिम्पल गिरते हैं पर वो रप्चर होती नहीं है फिल्म। ठीक है, और रेड ड्रॉप एंड सोप बबल्स क्या करते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ मर्क्यूरी भी कंसिडर करेंगे, रेन ड्रॉप्स, सोप बबल्स एंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ मर्क्यूरी के स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑलवेज टेक्स कैसा, अगर उस छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक होने के बाद में क्या मिलता है, स्पेरिकल शेप। तो ये भी ड्यू टू द सरफेस टेंशन है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन। अगेन फोर्थ नंबर क्या है कि जो रेन वाटर है वो पास नहीं होता है अपने फैब्रिक, अम्ब्रेला के फैब्रिक से, अम्ब्रेला के कपड़े से, जो जहाँ से टाइनी होल्स है, छोटे छोटे होल्स है वहाँ से, तो रेन वाटर उसमें से आता नहीं है। अम्ब्रेलास को ही नहीं है, टेंट्स, रेन कोट्स, उसको भी छोटे छोटे बारीक बारीक होल्स है एकदम स्मॉल, तो वहाँ से रेन वाटर पास नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। एंड वाटर सरफेस ऑफ स्टील पॉन्ड अपीयर एज अ फिल्म। एक पॉन्ड है, अगर पॉन्ड जो है वहाँ पे जो सरफेस ऑफ द वाटर ऐसा लग रहा है कि एकदम शांत है और ऐसा लग रहा है एक आधी फिल्म है, तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अपने हैंडराइटिंग में राइट करो।
यानी आपका अभी हो जाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 2.4। अब बीकर पढ़ते हैं पहले ये एग्जाम्पल को। क्या है एग्जाम्पल? अ बीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस दी है बीकर की 10 सेंटीमीटर। अब रेडियस ना लिखते हुए यहाँ पे रेडियस डिनोट करते हैं एल, जो रेडियस जो है, सॉरी, रेडियस को डिनोट करते हैं आर से। आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ a beaker of radius 10 centimeter is filled with water. Calculate force of tension on any diametrical line. ठीक है, on its surface. सरफेस पे अब स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कंसिडर करना है। तो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो डायमेट्रिकल लाइन पे सरफेस टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो डायमीटर क्या होगा? इट इज़, सपोज वी डिनोटेड बाय एल, इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस आर। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर यानी इट इज़ इक्वल टू 0.2 मीटर। ठीक है, सरफेस टेंशन कितना दिया है? T इज इक्वल टू 0.75 न्यूटन पर, सॉरी 0.075, T इज इक्वल टू 0.075 ऐसा दिया है। T इज इक्वल टू 0.075 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो क्या निकालना है? फोर्स। देखो, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज कैलकुलेट द फोर्स। क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, दैट इज F इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू F अपॉन L, ये है। तो F क्या है? F की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए F इज इक्वल टू T इंटू L आता है। तो T की वैल्यू दी है, इट इज़ 0.075 मल्टीप्लाइड बाय L की वैल्यू निकाली है आपने 0.2, इट इज़ इक्वल टू कितनी आती है? 0.015 न्यूटन। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, समझ में आया? दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेस ऑन द फॉर्मूला T इज इक्वल टू F अपॉन L। ठीक है, नेक्स्ट इजी कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सरफेस टेंशन है, अब उसके सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या है सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट? पर उसके पहले एक छोटा सा ये देखेंगे, ये एग्जाम्पल हमने देखा है। ठीक है, तो अब सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या है सरफेस एनर्जी का? तो जो अब फिर से वही कॉन्सेप्ट है अपना, ये जो मॉलिक्यूल्स है वही अपनी डायग्राम वही कंसिडर करनी है। तो मॉलिक्यूल्स क्या, हर एक मॉलिक्यूल, जैसे A था इनसाइड द लिक्विड, B का थोड़ा सा पार्ट था यहाँ पे, और C हाफ हाफ था, ये हमने देखा है। ठीक है, तो ये क्या एक्सपीरियंस करते हैं? ऑल द मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ कोहेजियन। तो दैट इज़ क्या एक्सपीरियंस करते हैं? कोहेजिव फोर्स। ठीक है, यानी ऑल द मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस अ पुल इनसाइड द लिक्विड। तो इसके वजह से क्या हो रहा है? वहाँ पे वर्क हो रहा है कुछ तो भी, यानी पुल हो रहा है ना, तो वर्क इज़ टू बी डन। दिस वर्क इज़ डन, इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये स्टोर होगा इन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दे पोजेसेस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड। अंदर के जो मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड वाले मॉलिक्यूल की, इनसाइड मॉलिक्यूल इट इज़ लेस दैन द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा नीचे लाना है ना, तो इसलिए ज़्यादा वर्क होने वाला है। तो वर्क इज़ डन वर्क डन ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि वो सरफेस पे है, लिक्विड के सरफेस पे है, बाकी तो अंदर ही है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द मॉलिक्यूल ये कम रहेगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल है उनकी ज़्यादा रहेगी। समझ में आया? ये पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या? वर्क इज़ टू बी डन टू पुल द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड। वर्क डन करना है टू पुल द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड, हेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड कैसी रहेगी? ग्रेटर रहेगी दैन द पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द लिक्विड।
ओके क्योंकि वर्क ज़्यादा करना है ना, सरफेस ऑफ द लिक्विड से उसको नीचे लाना है और ये तो अंदर ही है, इसलिए पोटेंशियल वर्क ज़्यादा जिसका रहेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि वर्क इज़ टू बी डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो सरफेस ऑफ द, अभी हमने देखा कि मॉलिक्यूल जो सरफेस ऑफ द लिक्विड पे है उनकी एनर्जी ज़्यादा रहेंगी कंपेयर टू द इनसाइड, लिक्विड के इनसाइड जो मॉलिक्यूल है उनसे। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उनको ही क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज सरफेस एनर्जी। ये एनर्जी को ही क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी। ठीक है, समझ में आया सरफेस एनर्जी की यानी क्या है, तो कि ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड जो मॉलिक्यूल है उनको अंदर पुल किया जाता है, तो जो वर्क डन होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। अब सरफेस पर के जो मॉलिक्यूल है उनको खींचने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी लगेगी इनसाइड मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इट इज़ नोन एज सरफेस एनर्जी। तो आपके बुक में ऐसा कुछ डेफिनेशन स्पेसिफिकली दी नहीं है, पर ये डेफिनेशन है अपनी लास्ट ईयर की बुक में दी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सरफेस एनर्जी क्या है फिर, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, आइसोथर्मल यानी कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड सरफेस पर यूनिट एरिया, the potential energy per unit area of the liquid surface under isothermal condition is called as the surface energy per unit area। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, समझ में आई डेफिनेशन सरफेस एनर्जी की, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। पोटेंशियल एनर्जी, अब एरिया यानी ऊपर से है नीचे ला रहे हैं ना, तो वर्क डन ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी उसकी, तो इसलिए द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, टेम्परेचर कैसा चाहिए कांस्टेंट, इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब एनर्जी है तो उसका यूनिट क्या, जूल रहेगा, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट इज अर्ग, और उसके डायमेंशंस क्या रहेंगे, L2 m1 T⁻⁻²। These are the dimensions of surface energy। ठीक है, सरफेस एनर्जी आपको समझ में आया होगा। तो इसमें इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो जितनी मैंने जो बड़बड़ की है वो पूरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर यही नोट्स है अपनी। अब नेक्स्ट थोड़े से उसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं, तो जो सरफेस पे जैसे मैंने अभी बोला कि जो मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड है वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, इनवर्ट पुल एक्सपीरियंस करेंगे। जो यहाँ पे है सरफेस ऑफ द लिक्विड वो एक्सपीरियंस करेंगे, अंदर पुल एक्सपीरियंस करेंगे। तो जो है अंदर के ये जो पोटेंशियल एनर्जी इज़ ग्रेटर फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे लिखा है कि लिक्विड सरफेस ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। सो ये अब क्या होगा, अंदर पुल होने की वजह से ये लिक्विड सरफेस है, ये क्या करेगा, ये ट्राई करते रहेगा कि अपना सरफेस एरिया कम हो। ठीक है, तो ये जैसे यही याद रखना है आपको। तो सेकंड पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा है कि व्हेन अ नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कोलिज एंड फॉर्म अ ड्रॉप, अभी देखा छोटे छोटे ड्रॉपलेट मिलके एक बड़ा सा ड्रॉप बनता है। कोलिज अगर कठिन जा रहा है तो मिक्स टुगेदर भी आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो फॉर्म अ ड्रॉप, देयर इज़ रिडक्शन इन द टोटल सरफेस एरिया। अब छोटे छोटे अगर ड्रॉपलेट्स रहते हैं तो एरिया ज़्यादा लगता था जैसे ऐसे, पर अब क्या हो गया, सब मिलके एक पूरा ड्रॉपलेट बनता है। तो अगर ये जब मिक्सिंग होती है तो एरिया क्या होता है, कम हो जाता है। तो इन दिस केस एनर्जी इज़ रिलीज टू द सराउंडिंग। ठीक है, तो देर इज़ रिडक्शन इन द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया रिड्यूस होता है बिकॉज ऑफ दिस। अगर ऐसे ऐसे ड्रॉपलेट्स अगर ऐसे रहे और उनको एकत्रित कर दिया यानी कोलेस कर दिया तो वो एक सिंगल ड्रॉप बन जाता है। तो इसलिए क्या बोलेंगे, इट रिड्यूसेस द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और इन दिस केस एनर्जी रिलीज इनटू द सराउंडिंग एंड दैट एनर्जी इज़ नोन एज सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो ये सिर्फ याद रखने हैं, आपको सिर्फ रीड करना है इसको, ये पॉइंट्स को, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको रीड करिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। बहुत इजी एक्सप्रेशन है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। और ऐसा आता है क्वेश्चन कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। इसके बीच में रिलेशन डिराइव क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम की तरफ देखो, डायग्राम में आपको एक रेक्टेंगुलर फ्रेम दिखाई दे रहा है। क्या है रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम का नाम है PQRS। तो यहाँ पे अगर पढ़ते हैं तो कैसा पढ़ेंगे आप, PSRQ, ठीक है, PSRQ, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है अपनी, PSRQ यानी ये वाले पार्ट, या QP भी बोल सकते हैं, QPSR, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है। अब क्या है यहाँ पे जो QR ऐसे, ये जो साइड है ये ऐसी रखी है कि ये मूव हो सकती है विदाउट एनी फ्रिक्शन, ठीक है। और ये QR जो है इट इज़ मूवेबल है ये साइड, और उसकी लेंथ कितनी है, इट्स लेंथ इज़ L, उसकी लेंथ ली है L, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, और ये फिट कर दिए है बिटवीन ये P' और S' में फिट कर दी है, ठीक है। तो ऐसी रेक्टेंगुलर फ्रेम को कंसिडर करना है P', ठीक है। तो ये तो पहले रेक्टेंगुलर ये कंसिडर करते हैं, और पूरी रेक्टेंगुलर फिल्म कैसी है अपनी, P', उसमें QR कैसा है, मूवेबल है, और QR की लेंथ कितनी है, L, कैपिटल L इज़ द लेंथ ऑफ QR, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये फ्रेम को डिप करेंगे, किसके अंदर, एक सोप सॉल्यूशन पे डिप करेंगे, ठीक है। सोप सॉल्यूशन में अगर डिप करने के बाद में उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब सोप सॉल्यूशन में आप जैसे आप बहुत सारे बबल का गेम बच्चे खेलते हैं कि एक आपको रिंग दी जाती है और आप वो सोप सॉल्यूशन में इंसर्ट करते हो, तो आपको वो रिंग पे क्या दिखाई देता है, एक फिल्म तैयार होती है। वैसे ही अगर ये फ्रेम को आप डिप करोगे तो क्या होगा वो, और आप उसको फिर ब्लो करते हो तो बबल तैयार हो जाता है, सोप बबल्स तैयार हो जाते हैं। वैसे ही अब ये फ्रेम अगर आप सोप सॉल्यूशन में अगर डिप करते हो तो क्या होगा, अ फिल्म इज़ फॉर्म, ठीक है। और ये जो QR है ये क्या होगा, ये मूवेबल है, QR पार्ट कैसा है, मूवेबल है, वो क्या होगा, वो अंदर पुल होते जाएगा, ठीक है। तो ये QR एक्सपीरियंसेस अ इनवर्ट फोर्स F, ठीक है। और इसलिए अगर ये QR अंदर की तरफ जाने की वजह से क्या होगा, इट डिक्रीजेस, क्या डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया, इट डिक्रीजेस सरफेस एरिया, ठीक है। क्या डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, क्योंकि जो QR है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, इनवर्ट पुल यानी फोर्स, इनवर्ट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये इनवर्ट फोर्स की वैल्यू क्या रहती है वो लिखेंगे, इनवर्ट फोर्स की वैल्यू क्या है, तो इनवर्ट फोर्स, दिस इनवर्ट फोर्स इज डिनोटेड बाय F एंड इट हैज़ अ वैल्यू, जैसे आपने अभी देखा था T = F/L, ये सरफेस टेंशन की वैल्यू है। वैसे ही क्या होगा, F = T × L, ये वैल्यू रहेगी। बट L कैसा दिखाई दे रहा है, ये फिल्म को 2 साइड है, एक अपर साइड और एक नीचे जो दिखाई नहीं दे रही है वो दूसरी साइड भी है, इसलिए सिर्फ L न लेते हुए यहाँ पे क्या लेना चाहिए, 2L। 2L क्यों लेते हैं, बिकॉज द फिल्म हैज़ 2 सरफेस है, 2 सरफेस है। फर्स्ट है अपर सरफेस एंड सेकंड वन इज लोअर सरफेस, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2L लिया है, ठीक है। तो क्या आएगा, F = T × 2L। अब क्या इमेजिन करना है कि ये F क्या कर रहा है, इसको QR को अंदर पुल कर रहा है, तो ऐसे ही एक एक्सटर्नल फोर्स F' उसको क्या कर रहा है, बाहर खींच रहा है, अप्लाइड आइसोथर्मली विथ कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल यानी विथ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब ऐसा कंसिडर करना है कि F' इज़ अ फोर्स विच पुल्स द QR in outward direction and it is equal and opposite force। कैसा फोर्स है ये, इक्वल। F' कैसा है, F' इज़ अ फोर्स विच पुल्स QR, क्या कर रहा है, ये पुल कर रहा है QR को, और वो कैसा है, इक्वल है और अपोजिट है
इक्वल एंड अपोजिट टू एफ, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट टू एफ है। तो इसलिए अब वो पुल करेगा तो क्या होगा, अगेन क्यू आर कहाँ पे आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा क्यू डैश आर डैश पे, ठीक है। वो पुल करेगा एफ डैश की वजह से क्यू आर कहाँ पे आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा क्यू डैश आर डैश की वजह से। अब क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया, इसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। समझ में आया क्या ये क्या क्या किया है हमने, कि ये जो फ्रेम है पी डैश पी एस एस डैश, ये फ्रेम को क्या किया है, पी डैश पी एस एस डैश फ्रेम को लिक्विड सोप सॉल्यूशन में डिप किया है। डिप करने के बाद में क्या हो गया, वहाँ पे फ्रेम एक सोप फिल्म तैयार हो गई है। सोप फिल्म तैयार हो गई है तो क्या हो गया, ये क्यू आर जो साइड है वो कैसे है, मूवेबल साइड है, तो वो क्या होगी, अंदर खींची जाएगी बाय द फोर्स एफ, और उसकी वैल्यू क्या है, एफ इज इक्वल टू टी इंटू ट्वाइस एल, ठीक है। अब उसको फिर से बाहर लगाना खींचना है, तो बाहर लाना है तो एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करना पड़ेगा, इमेजिनरी फोर्स, इट इज़ नोन एज एफ डैश। एफ डैश क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है बाहर की तरफ खींच रहा है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, और कहाँ तक, क्यू आर को खींचेगा अप टू द पोजीशन क्यू डैश आर डैश तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्यू डैश आर डैश तक वो खींचेगा, ठीक है। तो ये वर्क होगा, वर्क इज़ टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स एफ। अब ये खींच रहा है, यानी ये फोर्स एफ इसको इनवर्ड खींच रहा है और एफ डैश बाहर खींच रहा है, तो वर्क हो रहा है, वर्क इज़ डन अगेंस्ट फोर्स एफ, ठीक है। एंड डैट वर्क डन इज गिवन बाय द फॉर्मूला, स्मॉल वर्क है तो इसलिए उसको डी डब्ल्यू से दिखाते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, कौन कर रहा है वर्क, एफ डैश, और जो एरिया से खींच रहा है, यानी ये जो डिस्टेंस, यानी क्यू आर से वो क्यू डैश आर डैश बन गया, तो ये डिस्टेंस कितना है, थ्रू द डिस्टेंस डी एक्स। तो फोर्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहता है, तो फोर्स कौन सा है, एफ डैश है, और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डी एक्स। डी क्यों लगाया, छोटा सा वर्क डन है छोटे से डिस्टेंस के लिए, इसलिए स्मॉल दिखाना है तो डी डब्ल्यू से दिखाते हैं। स्मॉल वर्क इज टू बी डन टू पुल द क्यू आर अप टू क्यू डैश आर डैश, क्यू आर को क्यू डैश आर डैश तक लाने के लिए, ये डिस्टेंस स्मॉल कवर करने के लिए डी एक्स एक फोर्स लगाएंगे एफ डैश, तो वो कैसा, ये वर्क डन कैसा रहेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डैश डी एक्स, ठीक है। तो यही आगे यही सब दिया है, देखो ये जो वर्क डन है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डैश डी एक्स। अब डी एक्स जो है ये एफ डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, एफ डैश यानी इट इज़ इक्वल एंड अपोजिट बोला है ना, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ, एफ की वैल्यू क्या है, इट इज़ टी इंटू ट्वाइस एल, ये वैल्यू है, तो बस उसको ही सिर्फ मैंने यहाँ पे डी एक्स अंदर ले लिया है, टी इंटू ट्वाइस एल डी एक्स, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से वही एफ की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। ट्वाइस एल डी एक्स क्या है, ट्वाइस एल डी एक्स जो ब्रैकेट में दिख रहा है, इट इज़ इंक्रीज इन एरिया ऑफ टू सरफेसेस ऑफ फिल्म, ठीक है। एरिया जो इंक्रीज हो गया है, ये खींच रहा है तो एरिया इंक्रीज होगा क्यू डैश आर डैश तक, तो ये जो इंक्रीज इन एरिया वो किससे दिखा रहे हैं, टू एल डी एक्स, इंक्रीज इन एरिया ऑफ टू सरफेसेस ऑफ फिल्म, एंड इट इज़ इक्वल टू, वो एरिया की वैल्यू कितनी है, इट इज़ इक्वल टू डी ए, ठीक है। ये यहाँ पे लिख गया है डी ए, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब टू एल डी एक्स के लिए क्या लिखेंगे, इट इज़ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, ठीक है। ये स्मॉल वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, दिस वर्क डन। अब ये वर्क डन कैसा है, टू स्ट्रेचिंग द फिल्म इन एरिया डी ए, तो अब वर्क डन हो गया, तो इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, किसके फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और इसको ही क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज सरफेस एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ही क्या था अपना, सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, ये वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज सरफेस एनर्जी, तो सो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, इट इज़ इक्वल टू टी इंटू डी ए, ठीक है। तो दिस इज़ द, अब यहाँ पे टेंशन भी, सरफेस टेंशन भी है, सरफेस एनर्जी भी है,
तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। तो यही है, दिस इज रिलेशन, यही रिलेशन है अपना बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ठीक है, क्या है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। ठीक है, तो यही लिखा है, समझ में आया। फिर ये जो स्मॉल वर्क डन हो रहा है, तो ये टू इंक्रीज द एरिया ऑफ टू सरफेसेस ऑफ फिल्म सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या है, ये सरफेस एनर्जी, इसलिए डी डब्ल्यू को क्या लिखा है अब, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। यही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। ठीक है, तो यही है रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी फिर, सरफेस टेंशन इट इज़ इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, दैट इज सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी टी इज इक्वल टू क्या होगा, पर यूनिट एरिया डी ए। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये यहाँ तक आपको ये 4 मार्क्स के लिए एक्सप्रेशन आ सकता है। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, मैं ये सब इरेज करती हूँ डाटा। तो ये है अपना एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशन नाउ वी सॉल्व द एग्जाम्पल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो यही एक्सप्रेशन के बेस है, इसलिए अभी लेना पड़ेगा। तो कैलकुलेट पढ़ती हूँ पहले, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग सोप बबल। सोप बबल तैयार करना है तो ब्लो करना है ना, तो वो रिंग को ब्लो करते हैं। ठीक है, ये रिंग है तो उसको डिप करते हैं सोप सॉल्यूशन में और फिर उसको ब्लो करते हैं। तो क्या वर्क डन होता है, तो ये वर्क डन आपको निकालना है, कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है, W से दिखाएंगे। इन ब्लोइंग अ सोप बबल टू अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सोप बबल R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है। द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन T इज इक्वल टू कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या निकालना है, वर्क डन। तो अब सोप बबल को फिर से 2 सरफेस है, आउटर सरफेस, ये आउटर सरफेस भी है और इनर सरफेस भी है, अंदर का भी सरफेस है, इसलिए एरिया निकालना पड़ेगा पहले। ए इज इक्वल, क्योंकि एरिया वर्क डन क्या रहता है अपना, वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया डी ए। तो एरिया पहले निकालना पड़ेगा आपको। तो A इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू, और बबल है इसलिए क्या आएगा फिर 4πr²। ठीक है, बबल है इसलिए, तो क्या मिला आपको 8πr²। ओके, तो अब DA क्या है, सिर्फ एरिया नहीं है, इट इज़ DA इज नोन एज चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। तो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल एरिया 0 है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज इट इज़ इक्वल टू 8πr²। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 इंटू 3.14 इंटू 0.01, ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में करेंगे, 0.01 मीटर, 0.01 मीटर उसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो इसका आंसर आप निकालोगे कि 0.00251 मीटर स्क्वायर। अब वर्क डन निकाल सकते हो इजीली, वर्क डन इज इक्वल टू T इंटू डी ए। टी की वैल्यू आपको मालूम है, 2.5 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाय 0.00251। ओके, तो इसका अगर कैलकुलेट करते हो तो इट इज़ इक्वल टू 6.275 इंटू 10⁻⁻5 जूल, ये आंसर आता है। तो दिस वर्क डन against the force of surface tension to change the surface area of a liquid is stored as surface energy of the liquid। ये जो वर्क डन है ये कैसे स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो आज ये पूरा टॉपिक अपना कवर हो गया है सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का।
तो नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको आप लर्न करो, पहले तो राइट करो, रीड करो, ठीक है। तो अगले मेरे वीडियो में फिर से मिलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।